अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 365 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। मशरिक़ वस्ता में नाज़रीन, क़याम अमन का मिशन इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के वफूद की बड़ी बैठक हुई। किसी भी हतमी मुआहदे के बिना ही ख़त्म हो गई। मज़ाकराती नकात पर 100% इत्तफाक मुमकिन न हुआ तो हालात एक बार फिर कशीदगी इख्तियार करने लगे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ की फौरी नाकाबंदी का ऐलान करते हुए अमरीकी बहरिया को हिदायत दी है कि वह हर उस जहाज़ को रोके कि जिसने ईरान को टोल अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा उसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुआहदा तो ना हो सका, लेकिन दोनों जानिब से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ की गई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि मज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की जानिब से कोई कमी नहीं थी। ईरान अमरीका मज़ाकरात के अख्ताम के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की और ये एतराफ़ भी किया कि पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मज़ाकरात में ईरान और अमरीका के दरमियान ज़्यादातर नकात पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन ईरान का जौहरी प्रोग्राम एक बार फिर इख्तलाफ की वजह बना। जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ये वाज़ेह किया कि सिर्फ 2-3 अहम मामलात पर इख्तलाफ के सबब डील नहीं हो सकी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जंग की बजाय अमन और धमकियों की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी। दो हरीफ ममालिक को एक मेज़ पर लाया, मज़ाकराती अमल को बुनियाद फराहम की। हतमी मुआहिदा तो ना हो सका, लेकिन पाकिस्तान की काविशों से दोनों ममालिक का एक मेज़ पर बैठना ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जीत है और बज़ाहिर ये एक नामुकम्मल सी गुफ्तगू है। और अब ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि अब अगली भी मुलाकात होगी जिसका वक्त का और मकाम का तयन होना बाकी है। अब देखना यह है कि ईरान और अमरीका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें कामयाब होंगी या एक बार फिर खासा खित्ता कशीदगी की लपेट में आएगा। और जौहरी प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बरसों पुराना डेडलॉक आने वाले दिनों में क्या सूरत इख्तियार करेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मुनीर अकरम साहब और दफाई तर्जयकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे करते हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें पूरी दुनिया में तारीफ हुई और ख़ास तौर पर वो दो हरीफ ममालिक जो बैठे, जिन्होंने तकरीबन कोई 21 घंटे का यह अमल था, कुछ 16 घंटे के करीब मुज़ाकरात चलते रहे मुसलसल, वो भी तारीफ़ कर रहे थे। और अभी इंगेजमेंट के हवाले से आपको लग रहा है कि चीज़ें बरकरार हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से भी जो बयानात आए वो भी खासे हौसला अफजा हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है उसमें भी लग रहा है कि सिर्फ 1-2 मामलात की वजह से बाकी तो चीज़ें काफ़ी तय हुई जो 15 नकात थे। अब लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में दोबारा से ये बात हो सकती है, फर्स्ट ईयर जो है उस पर ना हो, यानी लीडरशिप लेवल में, लेकिन नीचे इन चीज़ों में बात हो सकती है। जी, मेरे ख्याल में ये तो मेरे ख्याल में नामुमकिन था कि एक ही बैठक में सब मसले हल हो जाएं, क्योंकि मसले बहुत सारे थे और डाइवर्स मसले थे। तो ये खुशी की बात है कि जैसे ट्रंप साहब ने खुद ने कहा कि काफ़ी मसलों पर समझौता हो गया था। अब जो मसले रहते हैं वो भी अहम मसले हैं और वो बिल्कुल यानी कि कोर मसले हैं। कोर मसले, एक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और दूसरा हॉर्मुज़ का जो मसला है, ये दो कोर मसले हैं। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो है एक मसला है वो लेबनान का मसला है, जहां इजराइल ने अपनी जंग जारी रखी है, क्योंकि ईरान की ये समझ थी कि सीज़फायर जब होगा तो पूरे खित्ते में सीज़फायर होगा और जिसमें लेबनान शामिल होगा। पर इजराइल ने अपने हमले हिजबुल्लाह पर नहीं रोके, तो उस वजह से ईरान पीछे हॉर्मुज़ की खोलने से पीछे हट गया। तो ये मसला बन गया है। तो ये तीनों मसले मेरे ख्याल में हमने हल करने होंगे। लेबनान का मसला, इजराइल को रोकना है वहाँ। दूसरा जो न्यूक्लियर मसला है उसके ऊपर जो भी समझौते पिछली मरतबा बहुत सारी इस पे मुज़ाकरात हुई हैं, तो जो भी अंडरस्टैंडिंग्स पहले थी उनको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, अब क्या नतीजा निकल सकता है उस पर तवज्जो। और तीसरी चीज़ हॉर्मुज़ के ऊपर
कि हॉर्मुज़ को किस मुआहदे के साथ इसको खोल सकते हैं। तो ये 3 मसले हैं जिसके ऊपर अभी तवज्जो देनी होगी, और मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी या इनडायरेक्ट हमारे पाकिस्तान के तहत कम्युनिकेशन जारी रहेंगी। पर ये अच्छी बात है कि दोनों तरफ ने हमारी कोशिशों को की तारीफ की है, और दोनों तरफ तैयार नजर आते हैं इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हौसला अफजा है जो आप बात करेंगे, गुफ्तगू के बाद भी, उनके बयानात के बाद भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो आज बयानात हैं मार्शल साहब, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कहा गया आपने हॉर्मुज़ को कि जो लोग टोल देंगे वो भी जिम्मेदार होंगे, और कहा कि हम नाकाबंदी करेंगे। आगे से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बयान वो भी सामने आ गया कि अगर ऐसा हुआ तो हम कब्रिस्तान बना देंगे अमरीकी अफवाज का। तो एक तरफ जंग बंदी 2 हफ्ते का अमल है, दूसरी जानिब ये अमल अगर आगाज़ होता है तो जंग बंदी अगर खुदा न खास्ता टूटी तो फिर तो मुज़ाकरात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग टू योर प्रोग्राम। देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, इनको हमें ज्यादा वेटेज नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दोनों कंट्रीज जब यहां से गई हैं तो उन्होंने उस वक्त क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट या अलामिया इशू किया है। और अगर आप देखें तो दोनों पार्टीज ने बहुत ही माइल्ड किस्म का अलामिया किया, जिसमें उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मुज़ाकरात टूट गए हैं या जंग दोबारा शुरू होने वाली है, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि जी के कुछ नुकात थे जिनके ऊपर एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन चंद नुकात ऐसे हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं। बिल्कुल, अब मुज़ाकरात नाकाम का लफ्ज भी नहीं हुआ है इस्तेमाल दोनों जानिब। सही कह रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो हमें उन स्टेटमेंट्स को वैल्यू करना चाहिए। फिर अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी जो ट्विटर के ऊपर जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर किया, वो भी मेरा ख्याल एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी के क्या कहते हैं कि बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए और काफी चीजों पर एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन चंद चीजें थी जो कि जिनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें यह समझना कि दोनों पार्टीज जो हैं वो इस जंग में से एक विक्ट्री का नोशन लेके निकलना चाहते। उनमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो ये चाहेगी कि जब भी पीस डील साइन हो तो कहा जाए कि वो पार्टी जंग हार गई है। अभी तक परसेप्शन की जंग में ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन अमेरिका जो है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जब पीस डील साइन हो तो लोग जनरली कहें कि अमेरिका को शिकस्त हुई। ठीक है ना? इसलिए जो मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकरात है, जिस तरह मुनीर साहब ने भी फरमाया है कि अभी 2-3 सेशंस इन मुज़ाकरात के और होंगी। दोनों पार्टीज चाहेंगी कि इन मुज़ाकरात से हम अपने अपने बेनिफिट के लिए चीजें हासिल कर सकें। अमेरिका जो चीज हासिल करना चाहता है वो चाहता है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जिस तरह 27 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हालत थी, उस हालत पे रिटर्न कर दिया जाए, या वो और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करें। जबकि ईरान चाहता है कि उसके ऊपर से जो 47 ईयर से सैंक्शंस लगी हुई हैं वो रिमूव हो जाए, जो उसके असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं वो उसको दे दिए जाएं, ताकि वो अपने मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन कर सके, और जो दूसरे ममालिक में उसकी प्रॉक्सीज के ऊपर इजराइल उनके साथ अभी भी नबर्द आजमा है, उस जंग को भी अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके रोके। सो मेरे ख्याल में कि 2-3 सेशंस के बाद इन चीजों के ऊपर यानी कि एक तरीके से दोनों पार्टीज मान जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरान उसके ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखेगा, और जो है ईरान के ऊपर से भी सैंक्शंस हट जाएंगी, क्योंकि जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान को ये अश्योरिटी ना मिले कि जो पैसे उसके नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात को वो पूरा कर सकता है उन पैसों से, ताकि अपनी पूरी रिकंस्ट्रक्शन को दोबारा करे। तो ये कि अमेरिका बिल्कुल ये चीज सोचनी पड़े। जी बिल्कुल, मज़ाकरात वाला जो आप बात कर रहे हैं उसमें से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मुनीर अकरम साहब नजर आ रही थी कि 15 नकात थे
खुद ईरानियन भी ये बात कर रहे थे, अमेरिकन भी ये बात कर रहे थे कि 2 से 3 नकात है जिनके ऊपर डेडलॉक की सूरत रही। तो इसका मतलब है कि इसको हम इस पॉजिटिव वे में भी देखें कि 15 से बात निकली और 3 पर आकर रुकी है, तो जो आप फरमा रहे हैं कि अगली मीटिंग्स ऐसी हों तो इन चीज़ों में आगे बढ़ा जा सकता है फिर। जी बिल्कुल। अभी यानी कि अब जो फोकस आ गया है वो जो मैं कहता हूँ कोर इश्यूज हैं, ये सब में यानी कि जड़ है, सब जो मुश्किलात हैं उसकी जड़ है, न्यूक्लियर इशू है। और अब होर्मुज का इशू पहले नहीं होता था, अब वो बन गया है कोर इशू। तो इन दोनों पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। और जो लेबनान का इशू है वो एक साइड इशू नजर आता है, पर वो ईरान के लिए बहुत अहम है कि इजराइल वहाँ जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो जंग कर रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग सीज फायर पे यही थी कि पूरे खत्ते में सीज फायर होगा। तो वो इजराइल की शैतानी है कि वो कोलैप्स कराना चाहता है ये पूरे प्रोसेस को, वहाँ हमले जारी रखने से। तो हमने अमेरिका से भी बात करनी होगी कि ये लेबनान में जो इजराइल कर रहा है उसको रोकें। उसके बाद में मेरे ख्याल में होर्मुज पे फिर कुछ फैसला हो सकता है। होर्मुज के फैसले में ईरान को कुछ न कुछ देना होगा, एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज, सैंक्शंस, रिलीफ, कुछ न कुछ देना होगा, उसके एवज में वो खोल जाएगा। और जो न्यूक्लियर इशू है उस पर भी कुछ जो ईरानी बेस लाइन जो है उनकी वो ये है कि जी हमारी राइट टू इनरिचमेंट रहेगी। तो अगर आप इनरिचमेंट उनको अलाउ करते हैं, बड़ी लो लेवल पे करें, उस पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, सब कुछ हो, तो मेरे ख्याल में एक कॉम्प्रोमाइज निकल सकता है उस पर। इसमें मार्शल साहब, हमेशा ईरान जो है वो जौहरी हथियारों के हवाले से डिनाई करता आया है और अमेरिका का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि जौहरी हथियार, बल्कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप तो बड़े खासे सख्त जुमले भी कहे कि वो नहीं करने देंगे। ये एक बड़ा तवील और बड़ा लंबा एक माजी है इस जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। ये आप समझते हैं कि इस बातचीत में, जैसे अभी बात करते एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते कोर इशू है, अब ये कोर इशू में ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी जानिब बैठता नज़र आएगा? क्योंकि ये हमने देखा कि मुसलसल पहले भी कुछ शायद कोशिश हुई हो माजी में, अब वो आप बेहतर बता सकेंगे, लेकिन एक तरफ डिनाई किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम है। देखिए, ये एक बड़ा कंटेंशियस सा पॉइंट है, क्योंकि दोनों पार्टीज का इसके ऊपर बहुत ही वेरिड पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, ईरान जो है बिफोर द वॉर, वो जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मुआहदा प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था ईरान के साथ, उसको फाड़ा नहीं, उस वक्त तक ईरान जो था वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिव्यू के अंदर था। हर 6 महीने के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्टर्स आते थे और उसकी सब जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको विजिट करते थे और उनकी इंस्पेक्शन होती थी और उस पर रिपोर्ट शाया होती थी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एज वेल एज CIA की जो रिपोर्ट है जो रिलीज हो चुकी है, ईरान ने कोई ऐसी इंडिकेशन शो नहीं की थी कि वो एटॉमिक वेपन्स बना रहा है। और अगर आपको याद हो कि जब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर मीडिएशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ईरान तो इस हद तक मान गया था कि वो 0% एनरिचमेंट पे भी तैयार हो गया था। अभी उसको 20% एनरिचमेंट ऑथराइज्ड है और कुछ केसेस में वो 60% तक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हर मुल्क को इस चीज की इजाजत है। लेकिन अगर आपके पास 60% एनरिच यूरेनियम भी हो तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बनती। सो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम तो कभी भी नहीं बना रहे थे। हमारे तो जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने तो इसके ऊपर एक फतवा भी दिया हुआ था कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना जायज नहीं है क्योंकि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। सो हम तो उनके फतवे को फॉलो करके हम इस डगर पे चल ही नहीं रहे। लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। और आप आज भी अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि जी कि हमें वो विल नजर नहीं आ रही कि वो कभी भी नहीं बनाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन मानते हैं कि इस वक्त ना उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ना इस वक्त वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी वो विल हमें नजर नहीं आ रही कि वो कभी भी ये नहीं बनाएंगे। देखिए, अगर हम अपने आप को ईरान की पोजीशन पे रखें तो जिस तरह इजराइल और अमेरिका उनकी बॉम्बिंग कर रहा है, मेरा ख्याल उनको तो अंदर से बहुत प्रेशर होगा कि जी कि आप ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बनाते। और अगर उनकी लीडरशिप ये वेपन बनाने नहीं बना रही तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम क्या कहते हैं जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन और इजरायलीज, उनको ये समझाएं कि जब वो नहीं बना रहे तो आप इस चीज को मान लें और अपने इंस्पेक्टर्स जो हैं कोई एक इस तरह का दोबारा इंटरनेशनल जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरानियन साइट्स को विजिट करते रहें और यूनाइटेड नेशंस को या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को बताते रहेंगे जी कि वो कोई इस तरह का एविडेंस फाइंड कर रहे हैं कि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं या कोई न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। अगर कोई इस तरह का एविडेंस मिले तो फिर पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर बहस तो अभी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका इवेंचुअली मान जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी तो जवाब बहरहाल ये एटमी वेपन्स का, वो बहरहाल न्यूक्लियर वेपन्स का बना हुआ है। और हमें आपकी गुफ्तगू से मुझे इराक का आ रहा था, जिस पे बाद में जो बरतानिया के वज़ीर आज़म उन्होंने बात भी की कि वहाँ कुछ मामला नहीं मिला था। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल सईद खान साहब और साबिक सफ़ीर मुनीर अकरम साहब। इस सारे अमल में नाज़रीन एक मामला बड़ा अहम था कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की कोशिशें अमन के लिए, पीस के लिए और फ्यूचर में इस सारे खत्ते में जो एक मामलात रुके हुए मुआशी तौर पर जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, स्पेशल इस खत्ते पे उससे निकालने के लिए थे। मुनीर अकरम साहब, पाकिस्तान का किरदार दोनों जानिब से सराहा गया, यूनाइटेड स्टेट की जानिब से भी, ईरान की जानिब से भी। पाकिस्तान ने इस सारे अमल में क्या गेन किया है? जी देखिए, सिफारतकारी में जो गेन्स होते हैं वो मेरे ख्याल में डॉलर्स एंड सेंट्स में नहीं गिने जाते हैं। बिल्कुल। वो एक हमारा इमेज जो बढ़ गया है पूरी दुनिया में, हमारी शान है कि हमने ये मुश्किल काम करवाया, तो उसका फायदा जी, अब उसका फायदा क्या होगा? फायदा यही है कि हमारी रास्ते जो हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, अगर हम इकोनॉमिक ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कुछ और तरीके से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, ये सब रास्ते हमारे लिए खुले हैं इस वक्त। और ये फिर हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता पे चढ़ते हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे अभी ताल्लुकात दुनिया में सबसे अच्छे हैं और पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। जो भी हम अगर रीजनेबल हमारी कोई आस्क्स हों, हमारी रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स हों, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो अब हमने यही प्लान करना है कि भी किस तरह से हमने ये जो इमेज हमने बना दिया है सिफारतकारी के तहत, इस इमेज को फिर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के इमेज के हवाले से तो पूरी दुनिया में अब जो बात हो रही है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट के तौर पर पेश कर रहा था जहां पर दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट भी हो या खलीजी ममालिक हैं, ईरान है, पूरी दुनिया है, वो देख रही है कि पाकिस्तान पीस मेकर के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ इस जंग के हवाले से मैं एयर मार्शल साहब, तौसी हो सकती है मज़ीद, क्योंकि 2 हफ्तों का वक्त था, बातचीत के लिए मज़ीद भी वक्त हो सकता है, दोबारा मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन जो हालात अब बने इधर मुज़ाकरात में और आज के बयानात के बाद, मज़ीद तौसी हो सकती है जंग बंदी? मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज जो हैं, अमेरिका और ईरान, वो तो चाहेंगी कि बस अब सीज फायर रहे और या कंटिन्यू होता है। सही। लेकिन जो सबसे बड़ा इस गेम में स्पॉइलर होगा वो होगा इजराइल। बिल्कुल। क्योंकि इजराइल जो है वो जो है क्या कहते हैं, ये उसके जो ग्रैंडोइज डिजाइन्स हैं गल्फ और अरब वर्ल्ड के लिए, वो
बिल्कुल डीरेल हो जाएगी। उसने तो ये जंग शुरू की थी इसलिए कि वो ग्रेटर इजराइल की बुनियाद रखना चाहता, लेकिन ईरान, कोई भी दुनिया में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इतना स्टेडफास्टली खड़ा रहेगा, और हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जंग 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन आज हम 43rd डे ऑफ वॉर में हैं, और अभी भी ईरान जो है वो नहीं है जो बैक डाउन कर रहा है, बल्कि जो दूसरे कॉम्बैटेंट्स हैं वो पीछे हटना शुरू हो गए। सो हमें इजराइल से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा कि जिससे इस इलाके में दोबारा जंगो जदल का माहौल हो जाए। देखिए, जब वो, अगर फर्ज कर लेंगे, मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। देखिए, जब जैसे ही ईरानियन डेलीगेशन का जहाज एयरबोर्न हुआ, उसके 15 से 18 मिनट के अंदर इजरायली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि मैंने दोबारा अपनी अफवाज को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। ठीक है ना? जिसका मतलब यह हुआ कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी के जैसे ही ईरानी पाकिस्तान की सरजमीन छोड़ेंगे, हम कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर सकते हैं जो उनको थ्रेटन कर सके, जिस तरह वो अमूमन पूरी दुनिया में करते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें इतनी अच्छी हैं कि हमने ये इंश्योर किया कि जी के जिस मेहमान को हम बहुत सेफली तेहरान से इस्लामाबाद लेकर आए थे, हमने बहुत सेफली उनको इस्लामाबाद से वापस तेहरान पहुंचा दिया, और हमने इंश्योर किया कि वो किसी तरीके से उनके जहाज को थ्रेटन ना किया जाए। दूसरा ये है कि जो अगर इजराइल इस तरह की कोई हरकत करता है जिसमें वो ईरान के सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करता है, तो ईरान के पास क्या चॉइस रह जाती है एक्सेप्ट कि वो इजराइल और गल्फ के जो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स है उनको हिट करे। सो एक तरीके से इस जंग को शुरू करने में इजराइल का फायदा यह है कि जब ईरान गल्फ कंट्रीज को हिट करना शुरू करेगा, तो उसका वो जो मकसद है कि मुसलमान कंट्रीज को वीक करना और मैंने एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, उसकी तकमील की तरफ कदम बढ़ते चले जाएंगे। सो हमें एज इंटरलोक्यूटर्स, एज मॉडरेटर्स, एज अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा हमें केयरफुल रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इजराइल कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी उतरे। बिल्कुल, अब वो ताक में है इजराइल बीइंग ए स्पॉइलर कि किसी तरह से ये सारा अमल वो किया जाए। लेकिन मुनीर अकरम साहब, अभी जो गल्फ कंट्रीज़ के हवाले से बात हुई, खलीजी रियासतों का अमल इसमें, पहले तो बात हो रही थी कि अमन और पीस की मुज़ाकरात भी चल रहे थे, अब जंग बंदी भी है, और खुदा न खास्ता ये जंग बंदी ख़त्म होती है और फिर एस्केलेट मामला होता है, या फिर ये मुज़ाकरात रह रहे हैं। ये खलीजी रियासतों का इस वक्त सारे अमल के बाद रोल आप क्या देख रहे हैं? ये देखें, हमने समझना चाहिए खलीजी जो ममालिक हैं उन्होंने पहले तो यही कोशिश की थी कि ये जंग ना हो। उन्होंने अमेरिका को बहुत मनाने की कोशिश की कि जी ये जंग ना करें, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर जंग हमारे पर होती है तो फिर हम जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको उस पर हम बमबारी करेंगे, तो इसलिए रोकने की कोशिश की। पर जब जंग शुरू होगी और ईरान ने अपनी मिसाइल तो ड्रोन जो थे अटैक्स अमेरिकन अड्डों पे तो किए, पर कुछ मिसाइल जो अटैक्स उनकी जो सिविलियन फैसिलिटीज हैं या नेशनल फैसिलिटीज हैं उन पे भी हुए। तो उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि ये अब हमारे ऊपर हो रहा है तो हम इस जंग में शामिल हों या ना हों। उसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार किया सऊदी अरब के साथ, दूसरे खलीजी ममालिकों के साथ, और उनसे यही कहा कि जी आप इस जंग में ना आए, हम कोशिश कर रहे हैं इस जंग को रोकने की, आप इस जंग में ना आए। तो ये भी मेरे ख्याल में उनकी बरदबारी है सऊदी अरब की, कतर की, कुवैत की, कि उन्होंने जंग में वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको फिर इजराइल के साथ वो अलाइन हो जाते। बिल्कुल। तो ये भी एक हमारी कामयाबी जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है, पर ये हमारी पहली कामयाबी थी रोकना खलीजी ममालिक को। अब जो इस जंग के बाद में जो कुछ भी मुआहदा होगा
उसमें ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर तो तवज्जो देने की जरूरत होगी, क्योंकि उसके ऊपर हमले हुए हैं। और इसके बाद में कुछ उनको सिक्योरिटी एश्योरेंसेस वगैरह की जरूरत होगी। पर हमने ये भी देखना होगा कि इसके बाद में ये खलीजी ममालिक हैं, इनकी सिक्योरिटी किस तरह से मुकम्मल और हाफिज रख सकते हैं। बिल्कुल। अब ये वहाँ भी सवाल उठ गए हैं कि ये अमेरिकन अड्डे जो हैं ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ दिए थे, पर प्रोटेक्शन के बजाय ये खुद हमें एक टारगेट बना लिया है इन अड्डों ने। तो आगे जाकर हमारी सिक्योरिटी किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं? हम खुद हथियार लें, खुद अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, या हमारे जो हमसाए मुल्क हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, इजिप्ट है, उनके साथ कोई मुआहदा करें जिसके तहत हमें हमारी जो दिफाई कुव्वत है वो बढ़ सकती है। तो ये सवाल भी उठेंगे। इसका मतलब है कि अगले आने वाले वक्त में ये खलीजी रियासतों में भी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो बहरहाल चेंज होता हुआ या बदलाव में नजर आएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं एयर मार्शल सईद साहब जी और मुनीर अकरम साहब जी। मुनीर अकरम साहब, वज़ीर ख़ारजा ने आज सऊदी हम मनसब के साथ भी बात की है, मिस्ट्री वज़ीर ख़ारजा के साथ भी उनकी बात हुई है, उस तमाम इस अमल में है। अब ये जो ममालिक पहले 4 वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान में मौजूद, बात भी हुई, उसके बाद इनका रोल आप किस तरह से देख रहे हैं अगले आने वाली अगर बातचीत का आगाज होता है? जी मुनीर अकरम साहब, आपको सर आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि चारों वज़ीर ख़ारजा की इस अमल से पहले पाकिस्तान में बात हुई, मुलाकात हुई। आज वज़ीर ख़ारजा ने भी दोनों हम मनसबों से बात की है, सऊदीया में भी, इजिप्ट में भी। अगले आने वाले वक्त में इन ममालिक का कितना रोल आप देख रहे हैं कि अगर बातचीत दोबारा अगला मरहला शुरू होता है तो? जी, ये मेरे ख्याल में हमने बहुत समझदारी की कि ये बड़े मुल्क हैं जो खित्ते के, उन सबको हमने शामिल किया। ये हमारी जो मीडिएटरी एफर्ट्स थी इसमें शामिल किया, क्योंकि साथ में चारों मुल्कों का वजन काफ़ी है। तो जो कुछ भी बात पोजीशन वो लेते हैं उसको दुनिया को देखना होता है, जो पार्टीज हैं दोनों को समझना होता है कि ये पोजीशन ना सिर्फ पाकिस्तान की है पर दूसरे बड़े ममालिक हैं उनकी भी यही पोजीशन है। और सब में जो अहम हमने बात की वो हमने चीन जाकर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीन जाकर वहाँ चीन की भी इसमें हिमायत ली है, और चीन ने बहुत अहम रोल प्ले किया है ईरानियों के साथ इस सीज फायर को मनवाने के लिए। तो ये अच्छा होगा, हमने ये कोऑर्डिनेशन रखना है इन मुल्कों के साथ, और इनके साथ ही हमने चलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत होगी हमें पूरी इनके पॉलिटिकल वजन की। बिल्कुल। और अगली अगर बातचीत और ये चीज़ें होती हैं तो मार्शल साहब, ईरान के पास क्या कार्ड्स हैं अभी आप समझते हैं, और अमेरिका के पास क्या कार्ड्स होंगे जो अगला कोई दौर शुरू होता है जब भी और बातचीत का, मुज़ाकरात का? देखिए, ईरान जो है ना, क्या कहते हैं उसको, इस जंग के दौरान इस चीज का अंदाजा हो गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड उसके हाथ में आ गया है। जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी और वहां जो शिपिंग हो रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रही थी। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो पूरी दुनिया जो है वो एक रिसेशन में चली गई और एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ दुनिया ने बढ़ना शुरू कर दिया। जो अब ईरान को यह अंदाजा हो गया है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है या उसको बंद रखता है तो वो अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि वो उसके साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और उसकी कुछ बातों को माने। सो अमेरिका, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड है। जहां तक अमेरिका का है, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो चाहे तो वो वाकई, क्या कहते हैं, ईरान में बहुत ज्यादा तबाही फैला सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी तक ये हिम्मत पैदा नहीं हो रही कि वो जो है ना बूट्स ऑन ग्राउंड करें,
क्योंकि आप एयरफोर्स से जमीन के ऊपर तबाही तो फैला सकते हैं, लेकिन आप जमीन पे कब्जा उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस कोलिशन की सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरा, मैं एक बात और आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जब अब ये जंग खत्म होगी और पीस अकॉर्ड होगा, तो हमें सबसे पहले एक गारंटर को ढूंढना पड़ेगा जो इस इलाके में पीस डील की गारंटी करवाए। और गारंटी अमेरिका या ईरान से नहीं होगी, पीस डील की गारंटी करवानी पड़ेगी इजराइल से कि वो हर चीज को यानी कि जो भी नुकात है पीस डील के उनको फॉलो करें। नंबर 2, जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट आएगा, क्योंकि अब वो जो 2 मिथ्स थी जो पिछले 45 साल से इस इलाके में फैलाई गई थी, एक ये कि अमेरिका, अगर आप अमेरिकन कैंप में होते हैं और आप अमेरिकन असलाह खरीदेंगे तो आप अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे और हमेशा आप जो है हर किस्म की बुराई से या हमले से बच सकेंगे। दूसरा जो मिथ थी वो ये थी कि इजराइल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिफीटेबल है और अरब मिलकर भी चाहें तो उसको बीट नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें कि वो लोग ज़हनी तौर पे इजराइल से दबते थे, लेकिन इन 40 दिन की जंग के बाद ये दोनों मिथ्स टूट गई हैं और अब आगे जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम बनेगा उसमें मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल देख रहा हूं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया, यही वो 4 कंट्रीज हैं जिनकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग हैं और वो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करके इस पूरे इलाके को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि गल्फ जो है वो अमेरिकन कैंप से निकल जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक नया जो है ना स्टेबलाइजर इस इलाके में आएगा एंड मोस्ट प्रोबब्ली दैट स्टेबिलिटी वुड बी लेड बाय पाकिस्तान। मैं आखिर में जी जानना चाहूंगा, अभी एक गारंटर के हवाले से बात की, 2 गारंटर, एक तो इस पीस के लिए गारंटर की बात है मुनीर अकरम साहब, दूसरा क्या इजराइल की अमेरिका गारंटी दे सकता है कि वो किसी किस्म की इस किस्म जो है स्पॉइलर का रोल ना अदा करे? ये देखें, इजराइल को काबू करना तो सिर्फ अमेरिका कर सकता है और ट्रंप साहब कर सकते हैं। इजराइल में जो शैतान है वो है नेतन्याहू और उसके जो इर्द गिर्द जो उनके एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर्स जो हैं उनकी सब ये फितना वहां से आया है। अगर जंग बंदी हो जाती है तो मेरे नजर में नेतन्याहू साहब को कोर्ट केसेस का फेस करना होगा, शायद जेल में चले जाएं, और ऊपर से इलेक्शन की भी इम्कान है और इलेक्शन में भी उनकी अपोजिशन पार्टी है वो ज्यादा मजबूत है और शायद वो इलेक्शन हार जाएं। तो जब अगर नेतन्याहू निकल जाते हैं और उनका ये ग्रेटर इजराइल का जो मॉडल है ये रद्द हो जाता है तो फिर अमन आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। ये तो एक बात हुई। दूसरी तरफ से जो ईरान चाहता है कि सिक्योरिटी एश्योरेंसेस की जो बात कर रहा है वो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उसको जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं वो भी अगर शामिल होती हैं इसमें तो उनकी भी गारंटी बहुत अहम होगी। अब उनकी रूस और चीन की गारंटी कैसे आएगी, वो मेरे ख्याल में एक मल्टीलैटरल गारंटी होनी होगी और मेरी नज़र में सब में बेहतर होगा कि जब ये मुआहदा हो इसको सलामती काउंसिल में ले जाकर वहां से अप्रूव करवाएं और उसमें एक्सप्लिसिट गारंटीज हों अमेरिका की, चीन की, रूस की कि ये मुआहदा पे हम अमल करने के लिए हम इन्फोर्समेंट एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट आपने बताया कि अगर ये चीज़ें आगे तो ये मल्टीलैटरल किस्म की गारंटी की ज़रूरत होगी, लेकिन इजराइल को रोकने का अमेरिका का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि लेबनान पर तो उन्होंने फिर से दोबारा से हमले भी शुरू कर दिए। मुनीर अकरम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने तवील वक्त दिया। एयर मार्शल सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एयर मार्शल साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उन काविशों के हवाले से जो मुज़ाकरात के लिए थी और अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में मौजूद रहे। मुज़ाकरात पर, बातचीत पर 15 नकात एक जानिब से थे, कुछ 10 के करीब एक जानिब थे, लेकिन फिर दोनों जानिब से एक बड़ी हौसला अफजा बात थी, ये थी कि 2 से 3 नकात ऐसे हैं
जिन पर आप डेडलॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या कह सकते हैं कि इन पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसके बाद आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात है कि उसकी नाकाबंदी करेंगे, साथ ही साथ जौहरी प्रोग्राम जो ईरान का है उस पर बात की कि उस पर किसी भी तरह से जौहरी हथियार उनको नहीं लेने देगी, जिस पर बारहा ईरान कह भी चुका है कि वो इस किस्म की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। तो क्या ये मज़ाकरात जो बातचीत हुई है इसके बाद कुछ ये भी ज़रा बता रहे हैं कि दोबारा से मुलाकात भी मुतवक्के है, क्योंकि कैंसल का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, जो मज़ाकरात हैं उनके मुअत्तल होने की कोई बात ऐसी नहीं आई है। अब देखना सिर्फ शराइत है एक दूसरे पर कि ये माना जाएगा तो फिर हम तैयार हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काबिशें हैं सफारती सतह पर, उस पर बात होगी। और खुदा न खास्ता जो नाकाबंदी की बात कर रहे हैं, एस्केलेशन की बात हो रही है, इस पे क्या मामला बढ़ सकता है। साथ ही साथ जो एक स्पॉइलर के तौर पर इजराइल काम कर रहा है उस पर भी आज बात होगी कि क्या उसको भी लगाम किसी तरह से अमेरिका डालेगा, और अगर ये पीस जो टॉक्स हैं ये आगे दोबारा से बढ़ती हैं तो इसमें कौन गारंटर हो सकता है और बाकी ममालिक का रोल क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड सालिक शमरेज साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है नायला चौहान साहिबा ने, साबिक सफ़ीर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी वक्त दिया। एक चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है जनरल साहब, वो है कि दोनों ममालिक ने बातचीत भी की, मज़ाकरात भी हुए, पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा, और ऐसा नहीं लग रहा था कि बुनियादी तौर पर कि यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, या डेड एंड हो गया है, या डेड लॉक हो गया है। आपको लगता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं दोबारा से, जिन चीज़ों के लिए ईरान को कहा गया, या ईरान ने जवाबी तौर पर अमेरिका के कोर्ट में बॉल फेंकी है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैम को भी सलाम, एन ऑनर कि मैं उनके साथ इस टॉक शो में हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव मुस्बत कोशिश हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये टॉक्स जो है इनको मैं फेलियर नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक सॉर्ट ऑफ अ डेडलॉक है जिसमें कि अमेरिका ने अपनी जो कंडीशंस है वो एक जो बॉल है वो ईरानियन कोर्ट में फेंक दी है, और ईरान से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जो ओवरऑल सिचुएशन है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोजर से पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है और अमेरिका भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर मजीद आगे बातचीत होगी और प्रोग्रेस होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि एक ही राउंड में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल आते हैं, ये मेरा ख्याल है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी। सो होपफुली वी विल सी कि इन कमिंग डेज इसके ऊपर मजीद प्रोग्रेस होगी। सही। अच्छा, जो आप बात करें कि इसको आप फेलियर नहीं कह सकते हैं, चलें मैम नायला चौहान आपसे बात करें, सफारती लिहाज से इस सारे अमल को हम क्या कहेंगे? जो बातचीत भी हुई है, मज़ाकरात भी हुए, बात भी हुई, बहुत से निकात पे एग्री भी हो गए, 2-3 चीज़ों पे नहीं हुआ, और किसी ने इसको डेडलॉक भी नहीं कहा जा सकता, तो सफारती अंदाज में इसको क्या कहा जा सकता है? साहिला आप सुन सकती हैं? ये आप मुझसे सवाल कर? जी बिल्कुल आपसे। जी आप मुझसे हाँ, देखिए सफारती अल्फाज में तो वही हम कहेंगे जो ये है कि आपकी जो है वो टॉक्स थी, जो पाकिस्तान ने मीडिएशन उसकी की और आपने उसकी मेजबानी भी की, और इसमें जो है दोनों जो साइड्स हैं वो अपने नुकात लेके आए थे। अमेरिका से जो है 15 नुकाती पहले से शेयर किया हुआ था उन्होंने, ईरान ने पहले 6 नुकात किए, फिर उसके बाद उन्होंने 10 नुकात कर दिए, और जब वो 10 नुकात अमेरिका से शेयर किए गए और उन्होंने उसको कबूल किया तो फिर इस जलसे का आगाज हुआ। सो द फैक्ट कि ये पहली दफा है कि अमेरिका और ईरान रूबरू बैठे हैं एक में, जो पहले आपके कोशिशें हुई, भले वो ओमान ने की या कतर ने की या वो जनीवा में हुई, उनमें दोनों पार्टीज उस शहर में तो चले जाते थे लेकिन मुख्तलिफ होटल्स में रहते थे, और दरमियान में जो भी मीडिएटर होता था
वो यहाँ का पैगाम वहाँ ले जाता था, वहाँ का पैगाम यहाँ ले आता था, और उस तरह से वो गुफ्तगू की कोशिश होती थी। आप सामने नहीं बैठते जी। एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे की शख्सियत को नहीं एहसास करते, कन्वर्सेशन बहुत मुश्किल होती है। तो ये भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि दोनों साइड्स को कन्विंस किया कि आप एक मेज पे एक कमरे में बैठे, जो नहीं हो रहा था। दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और फिर जब उन्होंने आपस में गुफ्तगू की तो अमरीकियों को भी एहसास हुआ कि ईरानी कोई तरफ से उतर नहीं आए, पढ़े लिखे इसके प्रोफेसर्स हैं, और ईरानियों को भी एहसास हुआ कि ये अमरीकी जो है ये इतने वो दरिंदे नहीं हैं जितने कि ये समझते हैं उनको। ऑब्वियसली उनकी जानें इतनी गई, इतनी वहाँ कत्ल गारत हुई, तो उनको एहसास तो था। लेकिन जब गुफ्तगू शुरू हुई तो कुछ बातें जिनमें उनको पेश, और इसीलिए आप देखिए कि जेडी वैंस साहब ने जाने से पहले जो एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और आपके फील्ड मार्शल जो है उनका शुक्रिया अदा किया कि इतनी आला दर्जे की जो है वो डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान ने मीडिएशन और मेज़बानी भी बहुत अच्छी की। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि उनकी गुफ्तगू जो है हुई, लेकिन कोई उसमें एग्रीमेंट नहीं हुई। और उन्होंने जो है जाने से पहले ही कहा कि अमेरिका ने अपने जो प्रपोजल है ईरान को दे दिया है, जो उनका फाइनल प्रपोजल है, और अब ईरान पे डिपेंड करता है वो बात आगे चलाएंगे या नहीं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि वो जो फाइनल प्रपोजल है वो है क्या। अब जो गुफ्तगू से पता चल रहा है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर को प्राइमरी इशू बना लिया है। जी हाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि ये गुफ्तगू के दौरान ही जब जलसे हो रहे थे तो अमेरिकी डेलीगेशन को इजराइल से फोन कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि आपने इसको मेन मौका बनाना है। उससे पहले आपको याद होगा कि 15 रुकावट थे, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने खुद फरमाया था कि अगर ईरान हमारी बेसिक शराइत मान जाता है तो हम खुद उनका वो शहर का जो पावर प्लांट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। तो अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि उनका पावर प्लांट जो है वो डेवलप करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जीरो पे जाना हमने यूरेनियम। तो दोनों चीजें मैम नायला वो चल रही हैं। लेकिन अभी जो पॉइंट है कि इधर से ट्रंप की धमकी है, जवाबी ईरान की धमकी आई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी, और फिर वो कहा कि हम जो अमरीकी फौज है उसका कब्रिस्तान बना देंगे। ऐसी धमकियों के बाद जंगबंदी को जनरल साहब खतरा हो सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन नेगोशिएशंस के दौरान दे वर स्पॉयलर्स, वो अभी भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं। और आपने देखी होंगी नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स, बिल्कुल, जहाँ पे वो ये कह रहा है कि जी मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको अचीव करने के लिए मैं जब चाहूंगा मैं जंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ऑल्दो अभी भी 10 डेज पड़े हुए हैं इस 2 वीक्स सीज फायर के, लेकिन चांसेस हैं कि इधर अमेरिका तो हो सकता है इस तरह की कार्रवाई ना करे, जो मुझे अपरेंटली नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ स्पॉइलर। और इजराइल चूंकि इससे पहले भी किसी की नहीं सुन रहा, ना वो कोई किसी किस्म की कन्वेंशन बातचीत का वक्त वो बलाए ताक रख के अपने एक्शंस करता है। दूसरी तरफ डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अपने ही इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, और ईरान जो है वो भी चाहेगा कि, उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी अस्करी कुव्वत के साथ अपनी दफा करने के लिए तैयार है। सो 2 क्रिटिकल इस वक्त इश्यूज नजर आ रहे हैं। एक है न्यूक्लियर, जो कि जिसकी वजह से टॉक्स जो है वो उनमें एक रुकावट आई, और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना। बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना, क्योंकि एक इट्स सॉर्ट ऑफ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। एक सुपर पावर हाई क्वालिटी नेवल फोर्सेस
और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवा नहीं पा रहे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाने के लिए एक तो क्रिटिकल है कि अमेरिका के अलायंस अमेरिका के साथ खड़े हों, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं फोर्सी कर रहा हूं कि जैसे नेतन्याहू ने कहा है कि हम जो है वी विल लुक फॉर एन अलायंस ऑफ अ कोलिशन ऑफ लाइक माइंडेड, जो हमारे साथ मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि हमें एक कोलिशन नजर आए इन द मिडिल ईस्ट, और यूएस में ट्राई के यूरोपियन उसके साथ मिले। अकेले अमेरिका के लिए करना, अनलेस दे फिजिकली गो ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड और उस तरह की चीजें, उसके बगैर इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोलना एक चैलेंज होगा। सो वन कैन रियली रूल आउट कि जंग बंदी जारी रहेगी या ये रीस्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें मैडम नाइला आपसे सवाल ये कि अगर ये साथ ही साथ बयान में ये था कि जो जहाज गुजर रहे हैं उनको जो है अमेरिका वो रोकेगा, तो जो जहाज़ों की इजाज़त है उसमें तो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इराक है, इनके जहाज़ हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला होता है तो चाइनीज़ का तो जो मैक्सिमम सारा तेल इधर से आता है वो अपने हॉर्मुज़ से है, ईरान से उनकी बहुत बड़ी तिजारत है। तो फिर बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर जंग में चाइना भी फिर खुदा न खास्ता ये घुसे और ये बड़ी जंग हो। देखिए, चाइना तो पहले से इस जंग में घुसा हुआ है, नहीं, क्योंकि चाइना सही कंपटीशन में आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस चीज गए थे और 5 नुकाती एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रपोजल लेके आए थे, और उसकी बिना पे फिर आपने जो है वो सालसी का रोल अदा किया था। तो चाइना तो इसमें बिल्कुल शामिल है। जहाँ रही बात स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, वो जो है मुझे लगता है कि ईरान के लिए एक इशू बन गया, क्योंकि जब साहब साल पहले आए थे गल्फ में और जब उनको जहाज भी वो जो है वो दिया गया था, तो उन्होंने इस इलाके को अरब गल्फ कहा था, जो कि ईरान के लिए एक बहुत नागवार चीज थी कि वो उसको अपना पर्शियन गल्फ, नक्शे में भी आप देखिए पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, हमेशा से उसको चेंज करना। फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सी उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, और आप देखें कि इजिप्ट के भी हैं, तो वो स्वेज कैनाल पे टोल लेता है, पैनामा कैनाल पे पैनामा लेता है। ने जो रिक्वेस्ट की वो कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड रिक्वेस्ट नहीं थी, और उस पे अमेरिका ने कहा हाँ बहुत अच्छा, और ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की प्रोटेक्शन और गारंटर खुद बनेंगे, जितने भी जहाज गुजरते हैं उनको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। सही। तो अमेरिका ने कहा हाँ बिल्कुल आप करें, हमारे साथ मिलके, यानी ईरानी IRGC के लोग भी होंगे और अमेरिकन मरीन्स भी होंगे। अब ये अल्लाह जानता है कि ये 2 शेर और बकरी को आप एक जगह बिठा देंगे तो कौन जीतेगा कौन मरेगा। बिल्कुल। सो बहरहाल वो दोनों मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मॉनिटर करेंगे, तो उसमें टोल कौन लेगा, क्योंकि ये तो ईरान के हैं, और ईरान ने जानबूझ के ये इसलिए किया कि दुनिया को बता दें कि अगर ये हमारे वाटर्स नहीं हैं तो तुम खोल के बताओ। सही। और ईरान के पास ये एक वाइल्ड कार्ड भी है इसी तरह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये एक उनके पास वाइल्ड कार्ड है जिससे वो थ्रेटन किए हुए हैं अमेरिका को। लेकिन अभी आपने नेटो की जनरल साहब बात की है, पहले नेटो ममालिक जो हैं वो उस तरह से वो आगे नहीं आए, जिसका गिला भी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे आप समझते कि नेटो फिर अमेरिका के साथ खड़े होंगे? देखिए, जो मुझे नजर आ रहा है अमेरिकन स्ट्रेटेजी इसके फ्रॉम हियर ऑन, इससे आगे ये तो अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो कोई अपनी फोर्स, ब्रूट फोर्स यूज करके तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाए, जिसमें उसको हो सकता है जरूरत पड़े बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की, जिसके अपने रिस्क हैं। लेकिन दूसरा ये है कि अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि हम इसको ब्लॉकेट कर देंगे तो कोई भी ऑयल हासिल नहीं कर सकेगा। जब कोई भी ऑयल हासिल नहीं कर सकेगा तो वो लोग
जिनकी ज़ाहिर है एनर्जी इज अ रिक्वायरमेंट, चाहे वो नेटो है, चाहे चाइना है। जो लोग अभी रिफ्यूज कर रहे हैं अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए, कि वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे, जब उनको एक क्रिटिकल जो कमोडिटी है वो मिलना बंद होगी, तो वो मजबूरन फिर अमेरिका के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अभी यूज करेंगे कि इसका ब्लॉकेट करके कि किसी का भी जहाज वहां से ना गुजरे। अगर मुझे नहीं मिल रहा तो किसी को भी ना मिले। सो उस सूरत में ही विल कंपेल अदर्स के वो उसके साथ खड़े हों। दूसरी जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आज मैंने एक वीडियो देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं नेगोशिएट नहीं करना चाहूंगा विद ईरान कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें निकलने दे या हमारे मूवमेंट को अलाउ करे, बिकॉज इट इज एवरीबॉडीज राइट। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो सकता है तो स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो सकता है। जी वो मुझे इंडिकेशन नजर आ रही है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे कि ये जो पेन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद होने का, इसको ज्यादा फैलाया जाए, बाकियों को भी ये पेन महसूस हो, ताकि उस मजबूरी में वो आके अमेरिका के साथ खड़े हों। बिल्कुल, और ये बहरहाल ईरान के लिए एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है कि जो ईरान रखता है अमेरिका। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, और उसके बाद अब अगला मरहला कब और कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों फरीकैन ने कोई इस तरह से ये बात नहीं की कि ख़त्म हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे इस वक्त बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और न्यूक्लियर वेपन्स जो अमेरिका बार बार बात कर रहा है और डिमांड कर रहा है। तो मिस्टर नायरा चौहान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इन चीज़ों के लिए आप समझते हैं कि अगर बातचीत बढ़ जाती है, अगला कोई एक दौर होता है, दूसरा दौर होता है, तो गारंटर बड़ा ज़रूरी है इसके लिए कि जो ईरान की गारंटी भी दे रहा हो, दूसरी जानिब अमेरिका की गारंटी भी ज़रूरी होगी। तो क्या जो बड़े ममालिक हैं लाइक रशिया है, चाइना है या यूरोप में कोई मुल्क हो सकता है, वो भी इस अमल का हिस्सा नेक्स्ट किसी फेज में हो सकते हैं? देखिए, बड़ी पावर जिस तरह अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको तो किसी गारंटर की जरूरत नहीं है, वो तो उनका वजूद ही गारंटी है। सही। मसला होता है रीजन पावर्स का, जैसे ईरान है, और उनके मसला ये भी है कि पिछली दफ़ा जब ओमान में गुफ्तगू हो रही थी तो ईरान पे उन्होंने अटैक कर दिया था, हालांकि पीस टॉक्स शुरू हो चुके थे। जनीवा में भी जो है इसी तरह टॉक्स का राउंड शुरू हुआ था, सेकंड राउंड शुरू हो गया था, और इधर से इजराइल ने जो है वो अटैक किया, तो वो टॉक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो ईरान का मौक़िफ़ है कि अब अगर गुफ्तगू हो तो ये एक्शन रिप्ले ना हो, गुफ्तगू को आराम से किया जाना चाहिए और उसमें डिरेलमेंट नहीं होना चाहिए और उसकी हमें गारंटी चाहिए। अब इजराइल के बिहेवियर को कौन गारंटी करेगा? अमेरिका ही करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा, और कौन उसको नकेल डाल सका है। रही बात चीन की और रूस की, तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने जब सालसी का ये जिम्मेदारी उठाई, तो आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने पहले 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का जलसा किया इस्लामाबाद में, जिसमें तुर्की था, सऊदी अरेबिया था, मिस्र था और ऑफ कोर्स पाकिस्तान था। और फिर उसके बाद वो चीन गए और चीन से कंसल्टेशन के बाद 5 नुकाती कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रपोजल वो लेके आए, जिसके बेसिस पे 2 जानिबान जो आपस में जंग की हालत में हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया, और ये भी पहली दफ़ा थी कि वो फेस टू फेस थे। तो गारंटर की बात जो आप कर रहे हैं, गारंटर चीन कंफ्लिक्चुअल तो नहीं हो सकता, ना वो होना चाहता है, उसका फोकस इकोनॉमिक है। और अमेरिका के ऊपर ईरान का ट्रेड जो है ना, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब इजराइल इनकी उंगली पकड़ता है, ये उसी तरफ चल पड़ते हैं।
ये अपना पॉलिसी को खुद मैनेज नहीं कर रहे, इजराइल के हाथों में ये वो समझे कि उनके हॉस्टेज है। सो इसलिए ईरान ने कहा है कि अब अगर जंग बंदी हो तो गारंटी हो कि ये नहीं होगा कि अभी आपने जंग बंदी की और फिर आपके ऊपर अटैक शुरू हो गया। और इसमें जो है, जो वॉरिंग पार्टीज हैं उनकी आपस में कितनी नेक नियति और सिंसेरिटी है, उस पे भी सवालिया निशान है। क्योंकि आप देखिए, अगर जंग बंदी की बातें होती हैं और जो है ईरान उन पे राजी हो जाता है जी। और अमेरिका भी राजी हो जाता है, लेकिन इजराइल जो है आके अटैक कर देता है, तो वो जंग बंदी कैसे चलेगी आगे? तो इसलिए ईरान गारंटर की बात, सही। यही तो बात न्यूक्लियर की। जी जी। इसमें एक चीज़ जो आप बात कर रही हैं, इसराइल तो बिंग स्पॉइलर, हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश वो पहले भी करता रहा है, अभी भी करेगा। लेकिन जनरल साहब, इसमें सिक्योरिटी एश्योरेंस भी तो बड़ी ज़रूरी होगी। तो वो अमेरिका को भी तो एश्योरेंस चाहिए होगी कि ईरान ये चीज़ें ना करे, उसके लिए भी तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गारंटर और सिक्योरिटी एश्योरेंस तो होगी इन फ्यूचर। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई क्रेडिबल गारंटर हो कि जो भी इसके ऊपर एग्रीमेंट होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जैसे मैम कह रही हैं, ज्यादा इशू अमेरिकन साइड के ऊपर है। ईरान का तो फिर भी एक यूनिफाइड कमांड है, जो उनके सुप्रीम लीडर कहते हैं वो सारे उसको अबाइड बाय करने के मजाज है, या वो दे डू फॉलो इट। अमेरिकन साइड पे ये हाल है कि इजराइल अमेरिका की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अपना नहीं कर पा रहा इजरायली एक्शंस को। तो ये गारंटर जो है वो दोनों साइड पे चाहिए होगा। और आपने सुना होगा, मतलब ये वो जो फेमस टर्म यूज होती है, निशाना और ठिकाना जी। जनरल साहब की आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन हुई है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं जनरल साहब के साथ। बड़ी अहम बात कर रहे थे, लेकिन मैं मैम से मिडल ईस्ट की रियासतों के हवाले से, क्योंकि उनका मैम बड़ा बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर बड़ा खासा नुकसान हुआ है, तो मिडल ईस्ट में आप समझती हैं कि सिक्योरिटी पैराडाइम कोई मुकम्मल तौर पर शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा इस सारे अमल के बाद, या फिर जो है जैसे है की बुनियाद पर वैसा ही चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा मेरे ख्याल में जीसीसी रीइन्वेंट होगा, क्योंकि आप देखिए कि बहरीन ने भी अभी एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन टेबल की थी ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे रूस ने वीटो किया। और वो टेबल उन्होंने क्यों की थी? क्योंकि अरब्स नहीं चाहते कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी हॉर्मुज के टेरिटोरियल वाटर्स पे असर्ट करे, और वो इसमें नाकाम रहे। फिर पहले होता था कि जीसीसी एक आवाज होती थी, एक फॉरेन पॉलिसी होती थी, मतलब एक जान और 7 कल्ब थे जी। अब लगता है कि वो बात यूएई की अपनी पॉलिसीज चल रही है, सऊदी अरेबिया, कतर की अपनी चल रही है, बहरीन की अपनी चल रही है। तो वो जो एक यूनिफाइड फ्रंट था वो उनका डैमेज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो इकोनॉमी है उस पे बहुत बड़ा जो है वो एक सवालिया निशान हुई, क्योंकि ये टूरिज्म पे बहुत चल रहे थे, और टूरिज्म के लिए आपको सिक्योरिटी दरकार होती है, वरना कोई टूरिस्ट आएगा नहीं अगर वहाँ सिक्योरिटी ना हो। तो आप देखिए, और ये मैं बड़े मतलब दर्द से भी कह रही हूँ और सच्चे दिल से कह रही हूँ कि कराची की लाश पे जी। आपने बनाया, आपने ये सारे शहर बनाए, कराची जलता रहा और रहे। आज कराची में उनके सारे जहाज आके खड़े होते हैं,
अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है। बिल्कुल। वक्त है कि हम कराची एक नई जिंदगी लें, कराची को भी इतना एम्पावर करें कि वो जो 60s का और 50s का कराची था, जो कि दुनिया में एक मशहूर बंदरगाह भी थी और एक एयरपोर्ट भी था, वो उसका वो मुकाम, द राइटफुल प्लेस, उसमें हम उसको लेके आए। क्योंकि अब जो दुबई का हाल हुआ है, उसके बाद दुबई अब कोई नहीं जाना चाहेगा, तो कराची ऑफर्स अ गुड ऑल्टरनेटिव, हमें उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के दोनों पोर्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। कराची तो खैर एक इंटरनेशनल सिटी और उसको वापस रिवाइव होना, और फिर गवादर के हवाले से भी इस पे कि जो कुछ जबल अली और बाकी लोगों का अब एतमाद कम होगा, उसको इस तरफ लाया जा सकता है। इस वक्त जो पोजीशन है उसको हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि स्टक हो गई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे हट रही हैं। अब अपनी अपनी तरफ के मुतालिबात हैं और दूसरी जानिब जवाब है, लेकिन इसके साथ साथ धमकियां भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने का, जहाज़ों के आने का, रोकने का, ये सारा अमल है। लेकिन इसके साथ जो अभी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे वो GCC कंट्रीज़ हैं जिनकी सिक्योरिटी का भी मामला और इकॉनमी का भी बड़ा इशू है। मुज़ाकरात तो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, लेकिन इन ममालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि अमरीकी तनसीबात वहाँ पर, या अमरीकी अड्डे वहाँ पर मौजूद थे जिसको निशाना बनाया गया, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सिविलियन भी जो या उनकी नेशनल जो तनसीबात हैं उसको भी नुकसान पहुँचा है। इसके बाद क्या कोई सिक्योरिटी पैराडाइम शिफ्ट होगा या वैसे ही चीज़ें चलती रहेंगी? जल साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये सारी जंगबंदी के बाद ये ममालिक कहाँ खड़े होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस जंग के बाद जो गल्फ है या जो मिडिल ईस्ट है उसके खदो खाल मेरे नज़दीक चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इससे पहले मौजूद था जंग से पहले, वो क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। इससे पहले अमेरिका पे रिलाई किया जा रहा था, और आज भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जहाँ पे ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको शिकायत हैं कि अमेरिका ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, और हमने उन्हें कहा कि अगर आप उनकी वो जो है एनर्जी इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक करेंगे तो वो काउंटर में हमारे एनर्जी इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक करेंगे। तो अमेरिका ने हमारे कंसर्न्स को डिसरिगार्ड करके वो एक्टिविटी की जिससे हमारा नुकसान हुआ। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये इनका भी अमेरिका के ऊपर रिलाई करना विल बी अ चैलेंज। इसकी वजह से दे विल हैव टू लुक समवेयर एल्स। अब अगर अमेरिका के अल्टरनेट अगर देखा जाए तो चूंकि इनका अपना पोटेंशियल तो सिर्फ सऊदी अरबिया है जो कि एक रीजनेबली मतलब एक पावरफुल कंट्री है, बाकी ये जो छोटे ममालिक हैं इनके पास तो कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। तो ये जो है दे विल हैव टू लुक एल्सवेयर। अब जैसे UAE है वो तो बहुत खुल के सामने आ गया, वो तो अभी, और बहरीन भी ये क्लेम करता है कि जी हमें फख्र है कि हमारे पास मोसाद का हेडक्वार्टर है। ये वो कंट्रीज हैं जो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। इंडिया के बारे में के साथ भी अलायंस की वो बातें करते हैं, इजराइल से भी वो बहुत क्लोज हैं, और इसके अलावा एक और ऑप्शन जो फ्यूचर में बनती है दैट मे बी ऑफ चाइना कम पाकिस्तान, कि इनकी तरफ देखा जाए कि ये हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन इन लोगों के पास पैसा जरूर है, कैपेबिलिटी नहीं है, और इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को सबलेट किया किसी और को, एंड दे हैव पिक्ड अप अ वेरी हार्ड लेसन कि सिक्योरिटी एक वो चीज है जो किसी को सबलेट नहीं की जा सकती। या तो आप खुद करेंगे या और यू विल बी इनसिक्योर, वरना क्रिटिकल टाइम के ऊपर दूसरे की ऑप्शन है कि वो आपको सिक्योर करता है या अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वो ज्यादा फिक्रमंद होता है। तो मेरे नजदीक ये मिडिल ईस्ट के खदोखाल चेंज होंगे आफ्टर दिस वॉर। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की भी अपनी एक ग्रेट गेम है, इजराइल, ग्रेटर इजराइल की जो बातें कर रहा है वो भी अब चेंज होगा। एक ग्रेट गेम वाली अमेरिका और दूसरा ग्रेटर इजराइल के आगे भी अब दीवारें नजर आएंगी। एब्सोल्युटली। देखें, इशू ये है कि अगर ईरान निकलता है विक्टोरियस इन दिस कॉन्फ्लिक्ट और वो अपने, अभी तक जो नजर आ रहा है ईरान का पलड़ा भारी है, इसमें सारे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो अमेरिका है वो हेल्पलेस फील कर रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान मैं ग्रेड करता हूँ अमेरिका के सारी डुअल में, वो है जो अलायंसेस जो है वो तितर बितर हुई हैं। कि अमेरिका जो है, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 1991 में फर्स्ट गल्फ वॉर में होल वर्ल्ड वाज विद अमेरिका, सेकंड गल्फ वॉर दैट इज 2003 हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद अमेरिका। 2017 में जब जेरूसलम को डिक्लेयर किया गया एज कैपिटल
नोबडी वॉज विद अमेरिका, एटलीस्ट एलाइज अमेरिका के साथ अभी भी थे, लेकिन 2026 में इवन एलाइज आर नो मोर विद अमेरिका। तो कोई नहीं सोच सकता था कि नेटो के जो पार्टनर्स हैं वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा जो लॉस अमेरिका का हुआ है सारी गेम में वो है ग्लोबल लीडरशिप का रोल जो उसका है। तो उसकी वो रेट और वो रिस्पेक्ट अभी दुनिया में नहीं रही जो कि पहले वो एंजॉय करता था। इसकी एब्सेंस में ही अमेरिका हेल्पलेस फील कर रहा है। और जो आपने जो बात की कि चूंकि ईरान एक वाहिद मुल्क है जो एक हिंड्रेंस है अगेंस्ट द ग्रेटर डिजाइन ऑफ ग्रेटर इजराइल और इजराइल की ओवर हेजमनी में, तो उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट जो मेरी कम्युनिकेशन ब्रेक हुई तो मैं कहना चाह रहा था कि आपने ये लफ्ज बहुत सुने होंगे जी, बहाना, ठिकाना और निशाना जी, कि निशाना कुछ और होता है, बहाना कुछ और होता है, ठिकाना कहीं और होता है। सो अमेरिका और इजराइल इनसैशिएबल है। बेसिकली उनका मकसद है कि इस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट किया जाए। बाकी ये उनकी एक्सक्यूजेज हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्हीं एक्सक्यूजेज की बेस के ऊपर वो ईरान को निशाना बनाएंगे। लेकिन अच्छा, एक अभी आपने बात की कि अमेरिका जो है उसके साथ पहले पूरी दुनिया थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज जो अमेरिका है वो अलग से नज़र आया। लेकिन अभी उससे पहले हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो अभी जो नेटो को फिर से आवाज़ दी है अमेरिका ने, तो नेटो भी तो अब लब्बैक कहता हुआ नज़र आ रहा है इस अमल में। देखिए, नेटो हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आउट ऑफ हिज एरोगेंस उन्होंने जंग के स्टार्ट में अपने एलाइज को नाराज किया। जी हाँ। वो अपना ग्रीनलैंड वाला शोशा छोड़ चुके थे इस जंग से पहले। जी जी। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं तनहा ये काम कर लूंगा। तो उनकी असेसमेंट्स पर टोटली फॉल्टी। उसके बाद जब जंग में उनको रिवर्सल्स होना शुरू हुए तो उन्होंने नेटो की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब नेटो ने नहीं रिस्पॉन्ड किया तो फिर उनके ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, अब तो मैं वैसे भी जंग जीत चुका हूँ। और फिर जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात हुई तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया मुझे ऑयल की जरूरत नहीं है, आप जाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जाने, और अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खुलवा सकते तो आए मेरे से ऑयल ले लें। तो एक तो अमेरिका चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो एंड पीपल बाय ऑयल फ्रॉम हिम। अभी जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी मुझे मेरे ख्याल में जो प्ले आउट नजर आ रही है कि अब वो कंपेल करेंगे दूसरे ममालिक को, जब उनकी एनर्जी रिसोर्सेज पीटर आउट होंगे और वो सप्लाई लाइन इफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड बाय अमेरिका, तो फिर उनको मजबूरन अमेरिका के साथ मिलना पड़ेगा क्योंकि उनकी अपनी लाइफ लाइन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी शायद अभी अमेरिका अपनाए कि ब्लॉकेड करके किसी का भी जहाज गुजरने ना दे, चाहे वो जो फ्रेंड है चाहे फो है। जब यूरोप के जहाज भी नहीं गुजरेंगे, जिनको लेट्स से ईरान चाहता है कि ऑयल चला जाए, उनको भी जब गुजरने नहीं दिया जाएगा तो वो कंट्रीज मजबूरन फिर अमेरिका के साथ मिलेंगे कि इसको खोला जाए। सो विलिंग पार्टिसिपेशन एक पार्ट है, लेकिन जो दूसरी है कि मजबूरन उन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़े, उसके मुझे चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये तो डिफरेंट अलाइनमेंट भी हो सकती है सारे अमल में स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो पीस मेकर का है वो वैसे ही अगले आने वाले दिनों में नजर भी आएगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इस उम्मीद, इस दुआ और इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि दुनिया में जो अमन की कोशिशें पाकिस्तान ने शुरू की हैं उसमें पूरी तरह से कामयाब भी हो और पूरी दुनिया में अमन भी आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।